सुधा जी के पति रेलवे विभाग में छोटे कर्मचारी थे, लेकिन 7 साल पहले चल बसे थे। अब हर महीने सुधा जी की पेंशन आती थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उतनी थी कि राशन पानी आ जाए और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो अपने पैसे को लेकर बहुत सीधी थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। पुरानी कॉपी में हर खर्च लिखती, दूध वाले को कितना दिया, गैस कब भरवाई, सब लिखा रहता था। मोहल्ले की औरतें कहती, अरे सुधा, अब इस उम्र में इतना हिसाब कौन रखता है। तो सुधा जी हंसकर कहती, जब आदमी अकेला हो जाए ना बहन, तो हिसाब ही सहारा बन जाता है। उनका बेटा शशि शादी के बाद शहर चला गया था, लेकिन फिर भी सुधा जी उसका बुरा नहीं मानती थी। माँ थी, हर महीने पेंशन आते ही मन में सोचती, चलो इस बार बेटे को 5,000 रुपये भेज दूँ, पता नहीं कैसे घर खर्चा चला रहा होगा। बस माँ का दिल था, बहाने खुद बना लेता था। एक दिन दोपहर में जब सुधा जी कपड़े उतार रही थी, तभी गेट खड़का। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनका बेटा शशि खड़ा था, साथ में उसकी पत्नी पूजा थी। उनको देखते ही बेटे बहू ने उनके पैर छुए तो सुधा जी का गला भर आया। इतने सालों बाद बेटे ने इस तरह पैर छुए थे। तभी शशि अंदर आते हुए बोला, माँ, अब आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत गलती हो गई हमसे। मैं बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया था कि अपनी माँ को ही भूल गया। सुधा जी ने कुछ नहीं कहा, ना तो ये कहा कि अचानक इतनी ममता कहाँ से आ गई, और ना ये कहा कि किराया कौन देगा, खर्चा कैसे चलेगा। उन्होंने बस रसोई में जाकर चाय चढ़ा दी। उस दिन घर में जैसे बरसों बाद आवाज़ लौटी थी। पूजा ने भी शुरुआत में बहुत मीठा व्यवहार किया। मम्मी जी, अब आप कुछ मत किया कीजिए, आप बस आराम करो, घर मैं देख लूँगी। पहले कुछ दिन सच में अच्छे गुजरे। बेटा सुबह सब्जी ले आता, डॉक्टर के पास ले जाता, गली में खड़े होकर पड़ोसियों से कहता, माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ना पाप है। मैंने देर से समझा, पर अब माँ मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर सुधा जी का सीना गर्व से भर जाता। पड़ोसन भी आकर कहती कि तेरा बेटा सुधर गया है सुधा, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू हुई। एक सुबह बैंक जाने की बात हुई। पेंशन आने की तारीख आ चुकी थी। सुधा जी बोली, बेटा आज बैंक जाना पड़ेगा, पेंशन आ जाएगी तो दवा ले आऊँगी। शशि तुरंत बोला, माँ आप क्यों लाइन में लगोगी, वहाँ धक्का मुक्की होती है। मैं हूँ ना, पासबुक मुझे दे दो, मैं एंट्री करा लाऊंगा। सुधा जी ने अलमारी से पासबुक निकाली। पल भर को हाथ रुका। इतने सालों से वो खुद बैंक जाती थी। बैंक वाले भी पहचानते थे, लेकिन सामने बेटा खड़ा था, चेहरे पर चिंता, आवाज़ में अपनापन। उन्होंने पासबुक दे दी। उस दिन शशि बैंक गया और लौटकर बोला, हाँ माँ, पेंशन आ गई है, बस बैंक में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा कैश निकाल लिया। घर का राशन भी लेना है, आपका बीपी मशीन भी ठीक करवाना है। तो सुधा जी ने पूछा, कितना निकाला है बेटा? शशि हंस पड़ा, अरे माँ, अब अपने ही घर में हिसाब, मैं कोई बाहर वाला हूँ क्या? ये बात सुधा जी को हल्की सी चुभी, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। धीरे धीरे शशि ने हर काम अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। बिजली का बिल वो खुद भरेगा, दवा वो लाएगा, गैस वो बुक करेगा। फिर एक दिन बोला, माँ आपका एटीएम कार्ड कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बैंक वालों ने दिया था, अलमारी में पड़ा होगा, सुधा जी ने कहा। तो शशि ने बहुत प्यार से समझाया, माँ आजकल कैश रखना ठीक नहीं है, और आप बूढ़ी हो गई हो,
कोई भी ठग लेगा। पिन बता दो मुझे, मैं संभाल लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लूँगा। सुधा जी ने धीरे से कहा, पिन तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है बेटा। शशि थोड़ा झुंझलाया पर तुरंत आवाज़ नरम कर ली। माँ, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? बस यही वाकई माँ को हरा गया। भरोसा नहीं करती क्या? जिस बच्चे को गोद में खिलाया, जिसके बुखार में रात रात जागी, उसी से क्या कहती कि नहीं बेटा, भरोसा नहीं है। उन्होंने पुरानी डायरी के पन्ने से पिन नंबर ढूंढकर उसे दे दिया। उसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। पहले बहू पूछती थी, मम्मी जी क्या खाएंगी? अब वो कहने लगी, मम्मी जी दाल बनी है, खानी है तो खा लेना, रोज़ अलग अलग थोड़ी बनेगा। पहले शशि शाम को माँ के पास बैठता था, अब मोबाइल में लगा रहता। पेंशन की तारीख के आसपास ज़रूर थोड़ा बहुत विनम्र हो जाता। माँ, दवा ख़त्म तो नहीं हो गई? माँ, घुटने में दर्द तो नहीं है? माँ, बैंक का मैसेज आया क्या? सुधा जी के पास अपना फ़ोन पुराना बटन वाला था। बैंक के मैसेज शशि के नंबर पर आने लगे थे। उसने कहा था, माँ, आपका फ़ोन तो कभी बंद रहता है, इसलिए मेरा नंबर अपडेट करा दिया, सुविधा रहेगी। 1 महीने तक सुधा जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा बेटा घर चला रहा है, खर्चा तो होगा ही। लेकिन दूसरे महीने जब वो दवा लेने गई तो दवा वाले ने अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, अम्मा, पिछली बार का भी 2000 रुपये बाकी है, इस बार पूरी दवा दूं या आधी? सुधा जी ठिठक गई। बाकी? अरे शशि ने तो कहा था कि पैसे दे दिए हैं। दुकान वाले ने धीरे से रजिस्टर घुमाया। नहीं अम्मा, उन्होंने बोला था बाद में दे देंगे, मैंने आप लोगों को पुराना ग्राहक समझकर दे दिया था। सुधा जी के हाथ में पकड़ा कपड़े का पर्स अचानक बहुत हल्का लगने लगा। उन्होंने पर्स खोला, उसमें बस 400 रुपये थे। पेंशन आए अभी 5 दिन ही हुए थे। घर लौटकर उन्होंने शशि से पूछा, बेटा, दवा वाले के पैसे बाकी क्यों हैं? तो शशि ने बिना नज़र उठाए कहा, अरे माँ, वो तो देना ही था, पहले घर का ज़रूरी काम कर दिया। कौन सा ज़रूरी काम? वो बिजली का बिल था। पूजा की तबीयत खराब थी, इतने खर्चे हैं माँ, आपको क्या क्या बताऊँ? सुधा जी ने धीमे से कहा, पर मेरी दवा तो ज़रूरी है ना बेटा। शशि ने इस बार गुस्से में कहा, तो क्या मैं आपकी दवा खाने लगा हूँ? सब आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ना। आपको लगता है कि मैं आपके पैसे उड़ा रहा हूँ? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी पूजा रसोई से बोली, आजकल माँ बाप को भी बच्चों पर शक होने लगा है, सेवा करो तो भी ताना। सुधा जी ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और वो पुरानी कॉपी निकाली जिसमें वो खर्च लिखती थी। कई दिनों से उसमें कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि खर्च अब शशि बताता ही नहीं था। उन्होंने पेन उठाया और पहली बार खर्च नहीं, शक लिखा। 1 तारीख को पेंशन आई, 10 तारीख को दवा के पैसे बाकी थे। ये सब लिखते लिखते उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने पन्ना नहीं फाड़ा, कॉपी बंद की, तकिए के नीचे रखी और खिड़की से बाहर देखने लगी। जिंदगी बाहर वैसे ही चल रही थी, लेकिन सुधा जी के अंदर कुछ टूट गया था। उस रात शशि ने खाना खाते हुए कहा, माँ, अगले महीने पेंशन आते ही थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। घर आखिर आपका ही है, ठीक ठाक रखना पड़ेगा। सुधा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बेटा, घर तो मेरा ही है। शशि समझा माँ मान गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी रात से माँ ने चुप रहकर देखना शुरू कर दिया था। और कभी कभी माँ की चुप्पी बेटे की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगली सुबह सुधा जी रोज़ की तरह जल्दी उठी, लेकिन इस बार उनकी चाल में वो पुराना ढीलापन नहीं था। उन्होंने चुपचाप चाय बनाई, तुलसी में पानी डाला
और फिर अपने कमरे में जाकर वही पुरानी कॉपी खोली। पन्ने पर कल की लिखी लाइन देखी तो दिल फिर भारी हो गया। माँ के लिए अपने ही बेटे पर शक लिखना आसान नहीं होता। दुनिया में बाकी सब धोखा दे दें, आदमी सह लेता है, लेकिन अपना बच्चा आंखों में देखकर झूठ बोले तो अंदर कोई आवाज़ ही बंद हो जाती है। शशि उस दिन बहुत सामान्य बना रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करते हुए बोला, माँ आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में निकलूँगा तो पासबुक अपडेट करा दूँगा। सुधा जी ने पहली बार धीरे से पूछा, पासबुक तो तेरे पास ही है ना? तो शशि ने कहा, हाँ माँ मेरे पास है। क्यों? बस ऐसे ही, कभी कभी देख लिया करूँ तो अच्छा लगता है। शशि ने हंसकर पूजा की तरफ देखा, जैसे कोई बच्चा मजाक कर रहा हो। माँ पासबुक देखकर क्या करोगी? उसमें वही पेंशन आती है, वही खर्चा होता है। अब बाप की उम्र आराम करने की है, हिसाब किताब करने की नहीं। पूजा ने तुरंत बात जोड़ी, और फिर घर में बेटा बैठा है, बाहर वालों की तरह शक थोड़ी करना चाहिए। सुधा जी ने सिर झुका लिया। ये लोग हर बात को शक बना देते थे, हर सवाल को अपमान, और हर अपमान के नीचे माँ का प्यार दबा देते थे। और उस दिन से शशि ने और सावधानी शुरू कर दी। जब भी सुधा जी का फ़ोन आता वो आसपास आ जाता। अगर बेटी टीना का फ़ोन होता तो स्पीकर पर बात करने की जिद करता। टीना लखनऊ में रहती थी। उसके पति की एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी। बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन माँ की आवाज़ से दर्द पहचान लेती थी। एक दिन उसने पूछा, माँ तुम ठीक तो हो ना? आवाज़ बुझी बुझी लग रही है। तो सुधा जी ने इधर उधर देखा। शशि आंगन में बाइक साफ कर रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ बेटी, बस घुटनों में दर्द है, दवा ले रही हो? टीना ने पूछा। तो सुधा जी के मुंह से निकल गया, दवा तो आधी ही ली। इतना सुनते ही शशि कमरे में आ गया। माँ फ़ोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। सुधा जी ने घबराकर फ़ोन आगे कर दिया। तभी शशि ने हंसते हुए कहा, अरे दीदी, माँ तो पुरानी आदत से परेशान रहती है। डॉक्टर ने दवा बदली है, इसलिए बोल रही है। आधी ली, आप चिंता मत करो, हम है ना। टीना ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन उसे ये हम है ना बहुत बनावटी लगा। वही शशि जो सालों तक माँ को देखने नहीं आया, अब हर जवाब में हम क्यों बोल रहा था। उधर घर में पूजा का व्यवहार भी धीरे धीरे खुलने लगा था। पहले वो चाय हाथ में दे देती थी, अब रसोई से आवाज़ लगाती, माँ जी चाय रख दी है, ठंडी हो जाए तो मत बोलना। कभी कहती, आपके कमरे का पंखा दिन भर चलता रहता है, बिल कौन भरेगा। कभी ताना मारती, दवा दूध फल बुढ़ापे में खर्चा ही खर्चा है। सुधा जी ये सब सुनकर भी चुप रहती, पर अब वो हर बात लिखती थी। किस दिन किसने क्या कहा, किस दिन शशि एटीएम गया, किस दिन दवा अधूरी आई, सब उन्हें ठीक ठीक कानून नहीं पता था, बैंक की प्रक्रिया नहीं पता थी, लेकिन इतना समझ आ गया था कि यादाश्त पर सवाल उठाने वालों के सामने कागजी गवाही देगा। पेंशन की अगली तारीख आई। सुबह से शशि का चेहरा मीठा हो गया। माँ आज आपके लिए सेब लाऊंगा, डॉक्टर ने बोला था ना कि फल खाना। तभी सुधा जी ने पूछा, बेटा मेरा फ़ोन दिखा देना जरा, बैंक का मैसेज आया होगा। शशि ने तुरंत कहा, अरे माँ मैसेज मेरे फ़ोन पर आता है, आप क्यों परेशान होती हो। कितनी पेंशन आई? वही जितनी आती है, और कितनी निकाली। इस बार शशि की आंखों में हल्का सा गुस्सा आया। माँ सुबह सुबह हिसाब शुरू मत करो, मैं कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? सुधा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को जब शशि बाहर गया तो उन्होंने उसकी शर्ट की जेब में पड़ी एटीएम की पर्ची देख ली। तभी उन्होंने अपनी बहू पूजा को फ़ोन पर अपनी बहन से बात करते हुए सुना। वो हंसते हुए कह रही थी, हाँ इस बार थोड़ा पैसा हाथ में आया है तो शशि ने पुराने उधार निपटा दिए, वरना बुढ़िया के पैसों पर ऐसे ही धूल जमती रहती।
यह सुनकर सुधा जी के हाथ से स्टील का गिलास छूटते छूटते बचा। अपने ही घर में उनकी अपनी पेंशन और वो खुद बुढ़िया बन गई थी। उसी हफ्ते पड़ोस की कमला जी ने भी कुछ नोटिस किया। पहले सुधा जी रोज शाम मंदिर जाती थी, पर अब नहीं जा रही थी। पहले दूध वाले से खुद हिसाब करती थी, अब शशि करता था। पहले बैंक से लौटते हुए कमला जी के घर बैठती थी, अब बैंक जाना बंद हो गया था। कमला जी ने एक शाम गेट पर आवाज़ लगाई, सुधा चल मंदिर चलते हैं। तभी बहू पूजा बाहर आई। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है चाची, डॉक्टर ने आराम बोला है। अंदर कमरे में बैठी सुधा जी ने यह सब सुना। उनकी तबीयत ठीक थी, दर्द था, लेकिन चल सकती थी। उन्हें मंदिर जाने से किसी डॉक्टर ने नहीं रोका था। रात में कमला जी ने सुधा जी की बेटी टीना को फ़ोन किया। नंबर उन्हें पुराने समय से मालूम था। उन्होंने सीधे कहा, बेटी तेरी माँ ठीक नहीं लग रही है, घर में कुछ गड़बड़ है, तू आ सके तो आ जा। टीना ने उसी रात माँ को फ़ोन किया। इस बार फ़ोन शशि ने उठाया। दीदी माँ सो गई है, अभी तो 8:30 बजे हैं भैया। हाँ दवा खाकर सो गई, टीना ने शांत आवाज़ में कहा। ठीक है मैं कल बात करूँगी। लेकिन उसके मन में फैसला हो चुका था। अगले दिन दोपहर को जब शशि घर पर नहीं था और पूजा रसोई में थी, तो टीना अचानक आ गई। हाथ में छोटा बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में बेचैनी। सुधा जी ने उसे देखते ही पहले तो मुस्कुराने की कोशिश की, फिर वो रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए उसे सारी बात बताई, तो टीना ने बस उनका हाथ पकड़ा और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पैरों की आवाज़ सुनकर चुप हो गई। पूजा किचन से बाहर आ चुकी थी। उसने आवाज़ सुनकर मुंह बना लिया। अरे दीदी बिना बताए ही आ गई। तो टीना ने कहा, हाँ भाभी बस माँ को देखने आई हूँ या हिसाब लेने। बात वहीं से बिगड़ गई। शाम को शशि आया तो टीना को देखकर उसका चेहरा उतर गया, पर उसने तुरंत नाटक ओढ़ लिया। अरे दीदी बता देती तो मैं लेने आ जाता। टीना ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, सीधे पूछा कि माँ के पेंशन का पैसा कहाँ जा रहा है। तो शशि ने हंसने की कोशिश की। लो शुरू हो गया। मैंने कहा था ना पूजा कि दीदी आएंगी तो यही पूछेंगी। माँ का खर्चा, घर का खर्च, दवा, राशन सब पैसों से ही होता है। टीना बोली, तो पासबुक दिखा दो। क्यों तुम ऑडिट करोगी? हाँ ज़रूरत पड़ी तो करूँगी। शशि की आवाज़ भारी हो गई। दीदी माँ अब पहले जैसी नहीं रही, भूल जाती है। कल ही कह रही थी कि दवा नहीं आई, जबकि मैंने दवा लाकर दी थी। आप दूर बैठकर क्या जानो। ये सुनकर सुधा जी ने पहली बार सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ साफ थी। झूठ मत बोल बेटा, दवा आधी लाया था और दवा वाले के पैसे भी बाकी थे। शशि कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, माँ आप फिर बोल रही हो। सुधा जी धीरे धीरे उठी, कमरे में गई और अलमारी में नीचे पुराने कंबलों के बीच से एक छोटी स्टील की डब्बी निकाली। उसमें कुछ पर्चियाँ, एटीएम की रसीदें, दवा वाले का छोटा हिसाब और वही पुरानी कॉपी रखी थी। उन्होंने कॉपी टीना के हाथ में रख दी। बेटी मैं सब भूलती नहीं हूँ, सब लिखती हूँ। कमरे में जैसे हवा रुक गई। टीना ने पन्ने पलटने शुरू किए। तारीखें लिखी थी। शशि का चेहरा लाल पड़ गया। माँ आप मेरी जासूसी कर रही थी। सुधा जी ने शांत होकर कहा, नहीं बेटा, अपने पैसे का हिसाब रख रही थी। पूजा बीच में ही बोली, ये सब दीदी ने सिखाया होगा, बेटियां यही करती हैं, वो बस मायके की ज़मीन और पैसा देखने आती हैं। ये सुनकर टीना ने तेज आवाज़ में कहा, मुझे माँ का पैसा नहीं चाहिए भैया, पर माँ की दवा के पैसे कोई खा जाए ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। शशि ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, ये हमारा घर है, हमारा मामला है। इस बार सुधा जी ने उसके आंखों में देखकर कहा, घर मेरा है और मामला भी मेरा है। ये सुनते ही शशि को
पहली बार लगा कि बात हाथ से निकल रही है। उसने तुरंत नरम पड़ने की कोशिश की। माँ, आप मेरे खिलाफ हो गई। मैंने क्या नहीं किया आपके लिए। सुधा जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कॉपी बेटी को पकड़ा दी। कल बैंक चलेंगे। रात भारी थी। शशि और पूजा अपने कमरे में धीमी आवाज़ में झगड़ते रहे। कभी पूजा कहती, मैंने पहले ही कहा था ना कि सब अपने नाम करा लो। कभी शशि कहता, माँ को बहन ने भड़का दिया। सुधा जी जाग रही थी। उन्हें डर लग रहा था, बहुत डर। लेकिन डर से ज़्यादा अजीब सा दुख था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने बरसों तक पैसे छिपा कर रखे, वही बेटा अब उनके जीते जी उन्हें असमर्थ साबित करना चाहता था। सुबह टीना ने ऑटो बुलाया। सुधा जी ने हल्की सी साड़ी पहनी, कपड़े का पर्स उठाया और कॉपी उसमें रख ली। शशि दरवाजे पर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? तो टीना बोली, बैंक। शशि ने कहा, मैं भी चलता हूँ। सुधा जी ने पहली बार साफ मना किया, नहीं, आज मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। शशि के चेहरे पर चोट से ज़्यादा डर दिखा। उसे डर माँ के जाने का नहीं था। उसे डर था कि बैंक में क्या खुल जाएगा। बैंक में मैनेजर सक्सेना जी सुधा जी को पहचानते थे। उन्होंने उन्हें देखते ही कुर्सी दी। अम्मा, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक है ना? सुधा जी ने पर्स से कॉपी निकाली, एटीएम की पर्चियाँ निकाली और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरा पैसा मेरे बिना निकल रहा है। मुझे समझना है कि क्या क्या हुआ है। सक्सेना जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सिस्टम में खाता देखा। पिछले कई महीनों में पेंशन आते ही एटीएम से पैसे निकले थे, कुछ उसी दिन तो कुछ अगले दिन। मोबाइल नंबर शशि का अपडेट था, एटीएम एक्टिव था, बैंक की तरफ से सब वेद दिख रहा था क्योंकि पिन इस्तेमाल हुआ था। टीना ने पूछा, अब क्या हो सकता है? सक्सेना जी ने कहा, सबसे पहले कार्ड ब्लॉक होगा, नया कार्ड अलग पिन के साथ आएगा, मोबाइल नंबर अम्मा के नाम से अपडेट होगा और अम्मा चाहे तो लिखित आवेदन दे सकती है कि आगे कोई भी बैंकिंग सुविधा बिना उनकी मौजूदगी के ना बदली जाए। सुधा जी चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, मेरी पेंशन मेरे जीते जी मेरे काम आएगी, किसी की मेहरबानी बनकर नहीं। सक्सेना जी ने सिर हिलाया, बिल्कुल अम्मा, यह आपका अधिकार है। उस पर टीना ने माँ को देखा। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन आज कांप नहीं रही थी। कागज भरे गए, पुराना कार्ड ब्लॉक हुआ, नया मोबाइल नंबर अपडेट हुआ। सुधा जी ने हस्ताक्षर किए, हर हस्ताक्षर जैसे उनके अंदर की टूटी हुई चीज़ को थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा था। बंक से बाहर निकलते समय टीना ने पूछा, माँ, पुलिस में शिकायत करें? तो सुधा जी बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं, पहले उसे ये समझने दे कि माँ बेबस नहीं होती। ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन इस बार फैसला मैं करूँगी। घर लौटते समय सुधा जी ने अपना पर्स कसकर पकड़ा। उसमें पैसे बहुत कम थे, पर पहली बार उन्हें लगा कि उनका हक फिर उनके हाथ में है। उन्हें नहीं पता था कि घर पहुंचते ही शशि अपना सबसे असली चेहरा दिखाने वाला है, और जिस बेटे ने माँ की चुप्पी को कमजोरी समझा था, वही अब माँ के जवाब से कांपने वाला था। घर के बाहर ऑटो रुका तो शशि पहले से ही गेट पर खड़ा था, जैसे किसी ने उसे खबर दे दी हो कि अब उसके हाथ से कुछ निकल चुका है। चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आवाज़ में वही पुराना बनावटी अपनापन। उसने आगे बढ़कर कहा, माँ, अब बता देती तो मैं ले आता, इतनी धूप में जाने की क्या ज़रूरत थी? सुधा जी ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, ज़रूरत थी, इसीलिए गई। शशि की नज़र तुरंत उनके कपड़े के पर्स पर गई। बैंक में क्या काम था? टीना ने जवाब देना चाहा, लेकिन सुधा जी ने हाथ से उसे रोक दिया। मेरा खाता था, मेरा काम था। शशि हंसा, माँ, आप भी ना, दीदी ने आते ही आपका दिमाग बदल दिया है। कल तक सब ठीक था,
आज अचानक बैंक खाता, कार्ड, ये सब क्या चल रहा है? सुधा जी अंदर आ गई। आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठी। उनके घुटनों में दर्द था, मगर इस बार वो दर्द उन्हें झुका नहीं रहा था। तभी पूजा रसोई से बाहर आई और तेज आवाज में बोली, क्या हुआ? नया तमाशा करके आई है? टीना ने गुस्से से कहा, भाभी तमीज से बात करो, माँ है ये। तो पूजा ने ताली जैसी आवाज में हाथ झटक दिया। माँ है तो क्या भगवान है? इतने महीने से हम देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, और बदले में मिला क्या? शक। शशि ने धीरे से माँ के पास बैठने की कोशिश की। माँ देखो, मैं लड़ना नहीं चाहता, बस एक बात साफ साफ बता दो, बैंक में क्या करवाया? सुधा जी ने शांति से कहा, पुराना एटीएम बंद करवा दिया। ये सुनते ही शशि के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि वो मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास तो था ना। यही तो दिक्कत थी कि वो तेरे पास था। आंगन में सन्नाटा फैल गया। शशि ने दांत भींचकर कहा, माँ मैंने कब आपका नुकसान किया? आपके लिए ही तो पैसे निकालता था, और फिर भी पेंशन 5 दिन में ख़त्म हो जाती थी। किसके लिए निकालता था बेटा? शशि उठा और तेज कदमों से इधर उधर चलने लगा। अरे घर में खर्चा होता है कि नहीं? दीवार ठीक करवाई, राशन लिया, पेट्रोल डलवाया, पुराने उधार चुकाए। सुधा जी ने बीच में ही पूछा, मेरे नाम से आए पैसे से तेरे पुराने उधार क्यों चुकेंगे? तभी बहू तुरंत बोली, क्योंकि बेटा है वो आपका। आपका पैसा आखिर जाएगा किसके पास? पराया थोड़ी है। सुधा जी ने पहली बार बहू की तरफ सीधे देखा। जब दवा आधी आई थी तब भी बेटा था। जब तूने अपनी बहन से फ़ोन पर कहा था कि बुढ़िया के पैसों पर धूल जमती है, तब तू भी बहू थी। ये सुनकर पूजा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा ही नहीं था कि वो बात सुधा जी ने सुन ली थी। शशि ने बात मोड़ने की कोशिश की, माँ ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप तो दिल पर ले लेती हो। तभी सुधा जी ने कहा, हाँ बेटा, और शायद तभी तुमने गली में सबको बोल दिया कि मेरी माँ भूलने लगी है। शशि ने तुरंत कहा, आप सच में भूलती हो माँ? मैं भूलती हूँ, इसलिए हर तारीख लिखी है। मैं भूलती हूँ, इसलिए तेरी निकासी की पर्चियाँ संभाल कर रखी हैं। मैं भूलती हूँ, इसलिए दवा वाले से पूछकर हिसाब लिखा है। और मैं भूलती हूँ, इसलिए आज बैंक जाकर अपना पैसा अपने हाथ में वापस ले आई हूँ। शशि के पास अब जवाब कम पड़ रहे थे तो आवाज़ ऊंची होने लगी, तो अब क्या करोगी? पुलिस बुलवाओगी? बेटे को चोर बनाओगी? सुधा जी का चेहरा थक गया, लेकिन आवाज़ नहीं टूटी। चोर मैंने नहीं बनाया, जो काम तूने किया नाम उसी का होगा। तभी पूजा रोने का नाटक करते हुए बोली, देख लो शशि, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कदर नहीं है। हम लोग सेवा करने आए और इन्होंने हमें चोर बना दिया। तभी पड़ोस की कमला आंटी गेट पर आ गई। शायद आवाज़ें गली तक जा रही थी। उन्होंने अंदर झांक कर पूछा, सब ठीक तो है? तो शशि ने झुंझलाकर कहा, चाची आप बीच में मत पड़िए। कमला जी अंदर आ गई। जब तेरी माँ कई दिन से मंदिर नहीं आई तब भी मैं बीच में नहीं पड़ी। जब तू पेंशन वाली तारीख को एटीएम से लौटता दिखता था तब भी नहीं आई, लेकिन अब अगर तू इसे डराएगा तो मैं बीच में आऊँगी। शशि की गर्दन झुकते झुकते बची। अब कमरे में माँ बेटी, बहू बेटा और पड़ोस की गवाही सब मौजूद थे। वो कहानी जो शशि अब तक अपने हिसाब से घुमा रहा था, पहली बार उसके हाथ से फिसल गई थी। सुधा जी ने धीरे से कहा, शशि तूने पैसा लिया, दुख ये नहीं है मुझे दुख इस बात का है कि तूने मुझे कमज़ोर समझा। तूने सोचा माँ है, रोकर चुप हो जाएगी, फिर भी बेटे को बचाएगी। तूने मेरी ममता को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। शशि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ गलती हो गई, पर आप भी समझो मेरे ऊपर बहुत दबाव था, काम नहीं चल रहा था, उधार था, मैं किससे मांगता?
सुधा जी की आंखें भर आई। मुझसे मांगता, झूठ क्यों बोला, दवा के पैसे क्यों रोके, मुझे पागल भूलने वाली क्यों बताया। बेटा, जब माँ से मांगता है ना, माँ अपनी चूड़ी तक बेच देती है। पर बेटा, जब माँ से छीनता है तब माँ का आशीर्वाद भी पीछे हट जाता है। बहू अब चुप थी। उसे समझ आ गया था कि आज उल्टा जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। शशि ने आखिरी कोशिश की। ठीक है माँ, कार्ड आपने बदलवा दिया, पर नया पिन तो मुझे बता दो, मैं आगे से हिसाब लिख कर दूंगा। सुधा जी ने एक हल्की सी हंसी हंसी। हंसी में दर्द था, पर मजाक नहीं। नहीं बेटा, अब मेरा पिन नंबर, मेरी पासबुक, मेरा फ़ोन सब मेरे पास रहेगा, तो हम यहाँ क्यों रहें। पूजा ने गुस्से में कहा। अगर भरोसा ही नहीं तो फिर हम अलग हो जाते हैं। सुधा जी ने कहा। दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो, पैसे चाहिए तो काम करो। शशि ने सोचा, माँ उसे रोक लेंगी, कहेगी नहीं बेटा मत जा, लेकिन सुधा जी शांत बैठी रही। यही शांति शशि को सबसे ज़्यादा चुभी। उसी शाम घर में सामान बांधने का नाटक शुरू हो गया। पूजा जानबूझकर बक्से पटक रही थी। शशि जोर जोर से रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था। माँ को टीना ने भड़का दिया, हमें घर से निकाल रही है। कुछ रिश्तेदारों ने सच में फ़ोन किया। किसी ने कहा सुधा बेटा है, थोड़ा बहुत तो चलता है, तो किसी ने कहा कि बुढ़ापे में बेटे से बैर अच्छा नहीं। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि लोग क्या कहेंगे। सुधा जी ने हर किसी से एक ही बात कही, लोग मेरी दवा खरीदेंगे क्या, लोग मेरी पेंशन वापस दिलवाएंगे क्या, लोग मेरी इज्जत बचाएंगे क्या। अगले 2 दिन में शशि और पूजा सच में चले गए। जाते जाते शशि ने आखिरी तीर मारा, माँ याद रखना, जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तब यही बेटा काम आएगा। बेटी अपने घर की होती है। सुधा जी ने गेट के पास खड़े होकर कहा, ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पहले भगवान, फिर कानून और फिर अपने हाथ काम आएंगे बेटा। शशि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास अब माँ की पेंशन नहीं थी, इसलिए माँ की ज़रूरत भी धीरे धीरे ख़त्म होती दिख रही थी। यही सच सबसे कड़वा था। कुछ दिनों तक मोहल्ले में बातें हुई। किसी ने कहा बहू खराब थी, तो किसी ने कहा कि बेटा बेरोजगार था, मजबूरी में किया। किसी ने कहा कि बेटी ने घर तोड़ दिया। लेकिन पड़ोस की कमला जी ने सबको एक ही जवाब दिया कि घर वो जुड़ता है जहाँ प्यार बचा हो। जहाँ लालच बैठ जाए वहाँ बस ताला बदलना पड़ता है। बैंक मैनेजर सक्सेना जी ने सुधा जी को समझाकर छोटा सा नियमित तरीका बना दिया। पेंशन आते ही मैसेज उनके नए फ़ोन पर आता। दवा वाले का पुराना बकाया चुकाया गया, दूध वाले को भी हिसाब मिला, बिजली का बिल समय पर जमा हुआ। बहुत दिनों बाद आज सुधा जी ने अपने लिए सेब खरीदे थे। पहले उन्हें लगता था कि अपने ऊपर खर्च करना स्वार्थ है, लेकिन अब समझ आ गया था कि अपनी ज़रूरत बचाना भी इज्जत होती है। सुधा जी को दर्द था, क्योंकि बेटा खो देना कोई छोटी बात नहीं होती। उनकी जीत बस इतनी थी कि जिस माँ को सब कमज़ोर समझ रहे थे, उसने बिना गाली बिना तमाशे अपना हक वापस ले लिया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर माँ बाप को अपनी पेंशन और बैंक का नियंत्रण खुद अपने पास रखना चाहिए, तो कमेंट करके लिखें कि माँ कमज़ोर नहीं मजबूत होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।